नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत सीएनटी में संशोधन का प्रस्ताव ला रही है। इनकी मंशा आदिवासी समाज के कल्याण की नहीं है। आदिवासी समाज के किसी सामाजिक धार्मिक संगठन ने सीएनटी एक्ट में संशोधन की बात नहीं उठाई है। सीएनटी में संशोधन पर मुख्यमंत्री की मंशा सही नहीं है, अपने हित में संशोधन चाहते हैं। और श्री उरांव भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मौके पर एसटी मोर्चा के बिंदेश्वर उरांव ने रोशनी खलको भी मौजूद थी। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लगातार अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए गरीब आदिवासियों की जमीन को अपने परिवार के नाम करवाया है। और रांची, रामगढ़, बोकारो से लेकर दुमका तक शिबू सोरेन परिवार ने जमीन ली है। सीएनटी एसपीटी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस अवैध जमीन के नियमितीकरण के लिए टीएसी को हथियार बनाया है। बाल संरक्षण पर मेगा अवेयरनेस कार्यक्रम होना है और इसमें शामिल होने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की जज अनुभा रावत चौधरी सिमडेगा पहुंची। यहां सिमडेगा में उनका स्वागत पीडीएफ राजकमल मिश्र, डीसी राजकुमार सिंह और एसपी सौरभ के द्वारा किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट की जज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परिषद से कुछ देर के बाद हाईकोर्ट की जज बाल संरक्षण पर मेगा अवेयरनेस कार्यक्रम में शामिल होंगी। माननीय न्यायमूर्ति न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय रांची सह प्रशासनिक न्यायाधीश सिमडेगा न्यायमंडल के अनुभा रावत चौधरी का सिमडेगा जिला में आगमन हुआ और परिसदन भवन सिमडेगा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। माननीय न्यायमूर्ति अनुभा रावत का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकार सिमडेगा के राजकमल मिश्रा, उपायुक्त सह उपायुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिमडेगा सौरभ कुमार, जिला एवं अपर न्यायाधीश आशा डी भट्ट ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं आदिवासी युवा महोत्सव का आयोजन 26 और 27 नवंबर को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में किया जाएगा। ये महोत्सव दिन के 12 बजे से रात 10 बजे तक होगा। इसका उद्देश्य झारखंड की माटी की खुशबू को सारे विश्व में फैलाना है। मंच का मकसद क्षेत्रीय कलाकारों को बेहतर अवसर प्रदान करना है। संताल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, भुइंघर और मुंडा समाज से कलाकार पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं रॉक बैंड शो के लिए सिंगिंग रियलिटी शो चक दे बच्चे 2008 के विनर दीपक तिर्की, एल्विन रोजारियो और टीम अतृप्त बैंड साउंड ऑफ झारखंड, तिरियो बैंड राजू सोरेन टीम और अन्य टीमें अपने मॉडर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ट्रेडिशनल थीम में शो पेश करेंगे। ये जानकारी राशि पन्ना, अजीत लकड़ा, अल्बिन लकड़ा, कुणाल किशोर उरांव, विनोद कच्छप और प्रतीत कच्छप ने आयोजन स्थल में दी। मौके पर बताया गया कि ट्राइबल इंटरप्रेन्योर मेला, डिबेट पैनल, डिस्कशन, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, करियर काउंसलिंग और ट्राइबल फैशन शो आदि का आयोजन किया जाएगा। गढ़वा जिला के डंडई थाना क्षेत्र के ररो गांव में एक लड़की की हत्या कर दी गई और गढ़वा पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार सुधार गृह भेज दिया गया। गढ़वा एसपी ने बताया है कि 22 नवंबर को डंडई के थाना क्षेत्र के ररो गांव में एक युवती के शव पड़ा हुआ मिला और ऐसे में संभवतः उसके बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। कांड का उद्भेदन के लिए एक एसआई की टीम को गठित कर दिया गया है और बताया भी जा रहा है कि सीडीपीओ
गढ़वा के नेतृत्व में इनके द्वारा टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करके बहुत अच्छी तरह से जांच कर 24 घंटे के अंदर में डिक्टेशन किया गया है और इसके लिए कहानी उभर कर जो सामने आई है। जिस लड़की की हत्या हुई है यह कुछ दिनों से अपने मायके में रहती थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी गांव के नाबालिग लड़के के साथ था। घटना के एक दिन पहले 21 तारीख को आपस में मोबाइल से इन दोनों के बीच बातचीत हुई और एक जगह तय किया गया जो घटना स्थल पर मिला। इनके बीच वह बता के जो बातें हुई है वो लड़के ने लड़की के ओढ़नी से उसके गले में लपेटकर उसकी हत्या कर दी। बिहार के कैमूर जिला भभुआ शहर अखलासपुर रोड में पेट्रोल टंकी के सामने पश्चिम आरोही इंटरप्राइजेस दुकान पर एक दुकानदार को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी है। जानकारी के अनुसार भभुआ आजाद नगर निवासी बताया जाता है और वहीं सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया है कि दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी जिनके सीने पर गोली लगी है और अपराधी बाइक से भागने में सफल रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल में चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के कटिहार जिले के बरारी में एक कलयुगी सास के द्वारा अपने ही बहू को गर्म पानी डालकर जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड के सिक्कट पंचायत के गोबराही गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर जलाल अंसारी की 23 वर्षीय पत्नी अफसाना खातून को अपने ही सास के द्वारा शरीर में गर्म पानी डालकर जलाने का आरोप लगा है। पीड़िता अफसाना खातून का मायका पूर्णिया जिले बताया जा रहा है। लड़की के भाई ने बताया है कि ससुराल में उनके सास से छोटी मोटी झगड़ा हुआ था और शुक्रवार को उनके बहन के सास के द्वारा उनकी बहन के ऊपर गर्म पानी डालकर जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़िता महिला को अधजले हालत में उनके परिजनों ने बरारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया और जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि महिला लगभग 50% जली हुई है और इस अवस्था में ही यहां पर लाया गया है। महिला का हाथ और पैर जल गया है। पीड़ित महिला 7 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है। पीड़ित महिला को प्राथमिक उपचार के बाद कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर पीड़िता की सास और घर के अन्य सदस्य घर से फरार बताई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पाटन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत दिनांक 16 नवंबर को चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत कर निर्वाचन के अयोग्य घोषित करने एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस आशय का मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम एक स्मरण पत्र शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दिया गया। बीजेपी सांसद चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक और पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल, पूर्व मंत्री और बीजापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा, मतदान समिति के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ब्रजेश पांडे और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को स्मरण पत्र सौंपकर बताया कि विधानसभा क्षेत्र पाटन, जहां से मुख्यमंत्री बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मतदान 17 नवंबर को निर्धारित था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत दिनांक 15 नवंबर से चुनाव प्रचार सभा, रैली इत्यादि के आयोजन पर रोक लग गई थी। इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने दिनांक 16 नवंबर को एक रैली रोड शो का आयोजन किया, जिसके छायाचित्र तथा कई वीडियोज उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा को मतगणना के कार्य से पृथक करने की अपनी मांग दोहराई है। भाजपा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस आशय का एक पत्र सौंपकर बीजापुर के कलेक्टर राजेंद्र कटारा के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने और अपना झुकाव कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति प्रदर्शित करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा सांसद चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल, पूर्व मंत्री व बीजापुर विधानसभा क्षेत्र से
भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा, मतदान समिति के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ब्रजेश पांडे और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र सौंपकर बताया कि विधानसभा चुनावों की घोषणा के पूर्व से ही बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा की भूमिका पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रही और उनका झुकाव हमेशा कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की ओर रहा। इसकी शिकायत समय समय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। मध्य भारत का विशाल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2 का आयोजन विधानसभा रोड स्थित श्रीराम बिजनेस पार्क में 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग राइस समेत देश भर से लगभग 300 इंजीनियरिंग शॉपर भाग लिए हैं। आयोजन मंडल के प्रमुख एवं उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2 एंड मेक एक ही छत के नीचे फैब्रिकेशन इंजीनियर्स के लिए वो सारा मशीनरीज है जो कि स्टार्टअप के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि जनरेशन के लिए ये एक्सपो और भी नए अनुभवों को संजोने वाला है, क्योंकि बढ़ते रायपुर राजधानी के ग्रोथ के साथ ही उद्योग लघु एवं मध्यम उद्योग की संभावना भी बढ़ी है। ऐसे में इस तरह का आयोजन नए उद्योगपति और जनरेशन के लिए फायदेमंद है। इसमें नए स्टार्टअप उद्योगपति द्वारा मशीन सेलेक्ट कर प्रपोजल प्रस्तुत करने पर उन्हें EMI के तहत फाइनेंशियल सुविधा भी उपलब्ध होगी। पिछले 19 वर्षों से रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालित मध्य भारत की प्रमुख संस्था मेगा मेमोरी मिरेकल जो याददाश्त कैसे बढ़ाए, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, भूल जाओगे, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप माइंड पावर का प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो कि पिछले 19 सालों में भारत के 15 से अधिक राज्यों में 500 से अधिक संस्थाओं में निःशुल्क सेमिनार का आयोजन कर चुकी है, जिसका लाभ लाखों विद्यार्थियों ने उठाया है। मेगा मेमोरी के संस्थापक डॉक्टर अवधेश पटेल मूलतः बेमित्रा छत्तीसगढ़ से हैं और समाधान महाविद्यालय का संचालन करते हैं। इनके द्वारा प्रशिक्षित हिंदी माध्यम का सामान्य स्कूली छात्र शिवम साहू ने अंग्रेजी के जनरल नॉलेज के 200 से अधिक पेज की पूरी पुस्तक को पेज टू पेज याद कर लिया है। आज विभिन्न पत्रकारों द्वारा इनके याददाश्त का परीक्षण किया गया, जिसमें छात्र शिवम को पेज नंबर बताया गया और कोई भी पेज नंबर बताने पर वे कुछ सेकंड में ही उस पेज का हेडिंग और पेज में लिखे सभी विषय वस्तु को अच्छी तरह से बता पाए। ग्वालियर पुलिस द्वारा जुआ और सट्टा खिलवाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच ग्वालियर की डबरा पुलिस और जुआरियों के अड्डे पर दबिश देकर 8 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खास बात यह रही कि पकड़े गए आरोपियों में एक जिला बदर बदमाश भी पुलिस को मिला है। पुलिस ने सभी अपराधियों और आरोपियों को जुआ अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने डबरा इलाके में ये कार्रवाई की है। तेलंगाना के कोल्हापुर और नालगोंडा में अमित शाह ने चुनावी रैली की। इस दौरान अमित शाह ने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 2009 में अलग तेलंगाना का वादा करने के बाद भी न देने के कारण कम से कम 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। जब तेलंगाना की जनता बीआरएस को टीआरएस को बदलना चाहती है, मैं तेलंगाना की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप ओवैसी को वोट दोगे तो भी वो बीआरएस के पास जाने वाला है, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी वो केसीआर के साथ जाना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब ओवैसी के विधायक चुनकर आए, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने टीआरएस का बीआरएस का समर्थन किया और कांग्रेस के जितने विधायक चुनकर आए गत 2 चुनाव में सारे के सारे बाद में टीआरएस में शामिल हो गए।
मिशन तेलंगाना पर निकले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद में बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है कि सरकार सभी जाति को उनके हकों से वंचित रखती है। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को एक नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती है। को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। वहीं तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज निजामाबाद में चुनावी रैली की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर के परिवार के हाथ में सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब, खनन से बनाया जाता है। ये तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते। రాజ్యాంగం వల్ల తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటి మాటను గుర్తుంచుకోండి। भाइयों बहनों, सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए 14 दिन से कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं बन पाया है। और ऐसे में ताजा अपडेट के मुताबिक सिल्क 11 सुरंग में फिलहाल काम रुका हुआ है। ऑगर मशीन के टूट गई है और बताया भी जाता है कि अब इससे ड्रिलिंग नहीं हो सकेगी। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा सामने आ गई है। शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरियों का जाल मशीन के सामने आ गया, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिर मुहाने पर बुरी तरह से फंस गया। हालांकि तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए इस ऑगर मशीन का जो हिस्सा फंसा था उसको निकाल लिया गया है और ऐसे में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि जल्द से जल्द 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सके, उन जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।